कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल छत्तीसगढ़ में धान की फसल काट रहे थे। आपको याद होगा, इससे पहले उन्होंने हरियाणा में जाकर के धान की फसल बोई थी। यानी जो फसल बोई थी राहुल गांधी ने, क्या राहुल गांधी उस फसल को काट रहे हैं? जी हाँ, इसी पर एक परिचर्चा कल जेबी लैब पर आयोजित की गई। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में अधिकारियों को धमकी दे रहे थे। तो इस परिचर्चा का संचालन किया देशबंधु जेबी लैब के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने। परिचर्चा में भाग लिया वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल, वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार अमलेंदु उपाध्याय, डॉक्टर दीपक काछोर और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी ने और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद अग्रवाल ने। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश जेबी लैब से। आभार। तो दोस्तों, आज सुबह राहुल गांधी फिर एक नए अंदाज में नजर आए। छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं और उन्होंने आज सिर पर गमछा बांधकर किसानों के साथ धान की कटाई की। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये तस्वीरें कुछ देखिए, सिर पर गमछा बांधे हुए हैं राहुल गांधी और धान की कटाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब उनके साथ में हैं और उनके मुख्यमंत्री के बगल में विधानसभा अध्यक्ष हैं और दूसरी साइड में इसी तस्वीर में उप मुख्यमंत्री भी हैं और कुछ किसान महिलाएं दिखाई दे रही हैं। यहां पर एक शानदार तस्वीर है ये। और धान, यहां छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और ये वक्त धान की कटाई का है और इसके बाद किसान जो हैं वो धूमधाम से दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। इस बार दिवाली से पहले भी और बाद में भी छत्तीसगढ़ में चुनाव है। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी छत्तीसगढ़ में और फिर 12 नवंबर को दिवाली के बाद 12 नवंबर को दिवाली है, उसके बाद 17 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि 17 नवंबर को उधर मध्य प्रदेश में भी एक ही चरण में वोटिंग होगी। तो बहुत ही, और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बिल्कुल भाई भाई कह लें, क्योंकि दोनों पहले मध्य प्रदेश ही होते थे, उसमें से छत्तीसगढ़ निकला। तो इस ढंग से ये जो समय है जहां राहुल गांधी किसानों के बीच जा रहे हैं, यह बहुत अहम समय है। किसानों से बात कर रहे हैं, किसान महिलाओं के बीच में, और राहुल गांधी बिल्कुल गमछा उसी ढंग से सिर पे बांधे हुए जैसे किसान बांधा करते हैं। और खासकर छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये जो एरिया है, इस एरिया के किसान इसी ढंग से आपको इसी अंदाज में दिखाई देते हैं जिस अंदाज में यहां राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में सियासत की दिशा तय करने में किसानों की भी भूमिका अहम होती है। भी अगर हटा दूं तो कहूं सीधे सीधे शब्दों में कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी, ये किसान वहां के तय करते हैं। पिछले चुनावों में किसानों के लिए जो वादे कांग्रेस ने किए थे, उसके बूते ही कांग्रेस की सरकार वहां पर बनी थी और इस बार भी कांग्रेस किसानों पर खास ध्यान दे रही है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने आज एक बहुत बड़ा जो ऐलान किया है, और हालांकि ये ऐलान कल भी उन्होंने कर दिया था, लेकिन आज उनकी 2 सभाएं थी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में और कवर्धा में। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों सीटें, दोनों एरिया, दोनों जिला जो कहें वो काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण राहुल गांधी का ऐलान है, राहुल गांधी का भाषण है। जरा उस भाषण को पहले सुनते हैं, आगे बढ़ेंगे। आज इस पिटारे में बहुत कुछ है और हम लिख रहे हैं कि फसल काट रहे हैं राहुल गांधी, अमित शाह दे रहे हैं धमकी। और इस एक अगली लाइन जो नहीं लिख रहे हैं वो आप तक पहुंचा देता हूं, मैदान छोड़ रहे हैं मोदी जी। तो फसल काट रहे हैं राहुल गांधी, अमित शाह जी दे रहे हैं धमकी और मैदान छोड़ रहे हैं, यानी रणछोड़ दास बन रहे हैं मोदी जी। कैसे बन रहे हैं, कैसे, क्या, इसका थोड़ा सा उदाहरण हम लोग कल देख चुके हैं, आज भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनते हैं। आज सुबह किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बघेल जी और मैंने थोड़ा काम किया, बातचीत की और सारे के सारे किसान, सब ने हमें कहा कि जो सरकार ने उनके लिए पिछले 5 साल में किया है, उससे पहले किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल, कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, किसान न्याय योजना में 23,000 करोड़ रुपए 26 लाख किसानों को, मजदूरों को 7,000 रुपए हर साल, 5 लाख मजदूरों को फायदा मिला। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका देखिए,
आज सुबह किसानों से बात हुई, मजदूरों से बात हुई। मजदूरों ने हमें कहा, बघेल जी को, साहू जी को, टीएस जी को, मुझे कि 7,000 रुपए थोड़ा कम है। मैंने बघेल जी से गाड़ी में बात की और हमने निर्णय ले लिया कि 7,000 नहीं, अब 10,000 रुपए हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसान, सारे किसानों को मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार हमने कर्जा माफी का वायदा किया था, वो वायदा हमने पूरा किया और इस बार भी हम कर्जा माफी का वायदा कर रहे हैं और हम आपका कर्जा माफ कर देंगे। सुबह हमने पूछा, किसानों से पूछा, उनकी जमीन के बारे में पूछा और मैंने उनसे पूछा, भाई आप जमीन का रेट क्या है? सीधा मुझे जवाब देते हैं, राहुल जी यहां पे कोई जमीन बेचना नहीं चाहता, हमें अब जमीन बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, बैंक अकाउंट में पैसा है, हम जमीन बेचने की सोच ही नहीं रहे हैं। तो यह ऐतिहासिक बदलाव आया है और बहुत गहरा बदलाव आया है और हम चाहते हैं कि किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी और मजबूत हों। तो ये आप सुन रहे थे, राहुल गांधी को किसानों पर फोकस्ड अपनी बात रख रहे थे, मजदूरों पर फोकस्ड अपनी बात रख रहे थे और 7,000 रुपए को कैसे 10,000 रुपया किया जा रहा है, कैसे किसान यहां खुशहाल नजर आ रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी पिछली बार भी हुई थी, यानी कि 2018 के चुनाव में, और उस घोषणा के बाद पहले घंटे में ही कैबिनेट की बैठक, जब मुख्यमंत्री अपने पद पर बैठे तो, और पहले घंटे की बैठक में ही यहां उनकी कर्ज माफी की शुरुआत हो गई थी। दोस्तों, एक बात मुझे याद आ रही है कि कांग्रेस पार्टी है जो पहले घंटे दूसरे घंटे का वादा करती है कि 1 घंटे में हम ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी तो, और एक बीजेपी है जो कहती है कि 2047 में हम ये करेंगे। 2022 की बात भी उन्होंने 2017 में की थी। 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना, 15 वर्षीय योजना और 25 वर्षीय योजना की तरफ आपको भटकाने का काम करती है बीजेपी, ऐसा दिखाई देता है। सोचिएगा जरा, बस चूंकि ये बात आ रही थी तो आप तक सिर्फ पहुंचाने के लिए ये बात यहां रख रहा हूं। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले राहुल गांधी हरियाणा में किसानों के साथ धान रोपते हुए नजर आए थे। 3 महीने पहले की बात है और धान की जो फसल है वो 3 महीने में तैयार होती है और आज वो धान की कटाई कर रहे हैं राहुल गांधी। राज्य बदल गए लेकिन किसानों से जोड़ने का राहुल गांधी का अंदाज नहीं बदला है। हरियाणा में तो अभी चुनाव नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की धान की कटाई के बाद इस बात की संभावनाएं बढ़ गई हैं कि कांग्रेस अब सत्ता की फसल भी काटेगी, यानी सत्ता में फिर से कांग्रेस की वापसी होगी और बीजेपी फिर विपक्ष में बैठेगी। वैसे बीजेपी को पिछली बार मध्य प्रदेश की जनता ने भी विपक्ष में ही बिठाया था। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, बगल में पड़ोसी राज्य जहां से निकला छत्तीसगढ़, वहां भी बीजेपी को जनता ने विपक्ष में ही बैठाया था, लेकिन वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया था। मगर इस बार फिर कांग्रेस के ही जीतने के आसार बन रहे हैं। बीजेपी को भी यह बात समझ आ रही है और शायद इसीलिए अब उसके नेता धमकाने वाले अंदाज में बात कर रहे हैं। अभी अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। कल अमित शाह ने भोपाल में एक मीटिंग में टिकट वितरण से हो रहे नुकसान पर अपने पदाधिकारियों से चर्चा की और इस दौरान अमित शाह ने पदाधिकारियों से कहा कि नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएं और 20 दिन चुनाव में जुट जाएं। इतना सब तो ठीक था कि अपने पदाधिकारियों को कह रहे हैं कि नाराज कार्यकर्ताओं को मनाएं और 20 दिन तक, अगले 20 दिनों तक आप चुनाव में जुट जाइए, अपनी सरकार लेकर आइए, उसके बाद हम बात करेंगे। इतना सब कुछ ठीक है, लेकिन इससे आगे अमित शाह ने यह भी कहा कि चुनाव में कमल का ध्यान नहीं रखने वाले अधिकारियों को छोड़ना मत, यानी अधिकारियों पर दबाव बनाकर बीजेपी चुनाव जीतने की जुगत में लगी हुई है। अमित शाह की इस कथित धमकी पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अधिकारियों को धमकी देना कि अगर उन्होंने भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल का ध्यान नहीं रखा तो उसे छोड़ना मत, न सिर्फ आचार संहिता का खुला उल्लंघन है बल्कि आपराधिक कृत्य भी है।
चुनाव प्रक्रिया के बीच में अधिकारियों को डराना और धमकाना लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। मैं मध्य प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों का आह्वान करता हूं कि उन्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ वही कार्य करना चाहिए जो संवैधानिक दृष्टि से उचित है। तो दोस्तों, सुन लिया आपने, यह बयान है कमलनाथ का। तो कुल मिलाकर बीजेपी की यह हरकतें बता रही हैं कि वो अब चुनाव मैदान में उतरने से डरने लगी है। अमित शाह अधिकारियों को कमल का ध्यान रखने की हिदायत दे रहे हैं और उधर मोदी जी तो चुनावी रण का मैदान छोड़ने वाले बन चुके हैं। अब बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप याद कीजिए कि पिछली दफा कब चुनावी रैली में मोदी जी थे। चुनाव की घोषणा हुई है 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान करता है, घोषणा करता है। क्या आपको याद है कि 9 अक्टूबर के बाद किसी चुनावी राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं? अगर आपको याद होगा, आपको कोई दिन मिल जाए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा, शायद मैं ही गलत कर रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। चुनावी रैलियों में अब मोदी दिख नहीं रहे हैं। कल यानी 30 तारीख को, आज 29 है, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, आज से ठीक 20 दिन पहले चुनाव की घोषणा हुई थी। 20 दिनों तक किसी भी चुनावी राज्य में मोदी जी नहीं गए। कल यानी 30 तारीख को मोदी जी का मिजोरम का दौरा होने वाला था कह रहा हूं। 30 तारीख को मोदी जी मिजोरम जाने वाले थे, जिसके बारे में वहां के सीएम यानी वहां के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कहा था कि नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने आएंगे तो वो उनके साथ मंच साझा नहीं करेंगे। जोरमथंगा को डर था शायद कि मणिपुर में बीजेपी और मोदी की विफलता मिजोरम के ईसाई मतदाताओं को भी नाराज कर देगी। लेकिन अब तो मोदी का मिजोरम जाना ही रद्द हो गया है दोस्तों। यानी अब पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टार प्रचारक बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी अब मिजोरम इस चुनाव में कल नहीं जा रहे हैं, आगे जाएंगे तो हो सकता है। आपको जानकर आश्चर्य हो कि यह शायद 10 सालों में पहली बार होगा कि मोदी जी किसी चुनावी राज्य का एक बार भी दौरा न करें। यह भी हो सकता है। वैसे बताया जा रहा है कि मोदी जी इन दिनों काफी बिजी हैं, इसलिए वो मिजोरम नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अहम कारण यही दिख रहा है कि मिजोरम जाने पर मणिपुर का दौरा करने की मांग भी उठने लगेगी और मोदी जी मणिपुर जाने या उस पर कुछ भी बोलने से लगातार बच ही रहे हैं। समस्याओं से नजरें फेर लेना, उन्हें अनदेखा करना और हकीकत को मानने से इनकार करना तो मोदी जी की पुरानी आदत रही है। नोटबंदी के वक्त आप याद कीजिए कि मोदी जी ने आम जनता की तकलीफों को नहीं माना। नोटबंदी के समय आम जनता कैसे लाइन में खड़ी थी, कैसे परेशानियों से जूझ रही थी, लेकिन उन तकलीफों को न देखा, न सुना, न माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लॉकडाउन के वक्त भी आपने देखा, लोगों से थाली बजाने के लिए कहे, दिए जलाने को कहा, लेकिन सड़क पर उतरकर पैदल वापसी कर रहे मजदूरों की तरफ से मोदी जी ने आंखें फेर ली थीं। ऑक्सीजन की कमी पर भी मोदी जी कुछ नहीं बोले थे और यही सिलसिला मणिपुर में भी बरकरार है। लेकिन अब जनता मोदी जी की लापरवाहियों और अनदेखी को खूब अच्छे से देख रही है, समझ रही है और यह भी देख रही है कि कौन उसके साथ जमीन पर खड़ा हो रहा है। इसीलिए राहुल गांधी के चाहने वालों की संख्या अब बढ़ रही है। तो एक तरफ राहुल गांधी धान की रोपाई से लेकर धान की कटाई तक पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह धमकाने वाले अंदाज में मध्य प्रदेश में अधिकारियों को कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं से कि अगर कमल का कोई अधिकारी ध्यान न रखे तो उसे छोड़ना मत। और तीसरी तरफ मोदी जी हैं, रणछोड़ दास बन रहे हैं। तो आखिर क्यों? बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज चर्चा को आगे बढ़ाएं। राहुल गांधी का एक भाषण और आपके सामने रखना चाहता हूं। जब मोदी जी का नाम आ रहा है तो अदानी जी का नाम भी आता है और राहुल गांधी के किसी भी भाषण में अदानी साहब न रहें तो शायद राहुल गांधी का भाषण भी अधूरा ही रहता है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है अदानी पर, और अदानी का मामला और अदानी के नाम को लेकर छत्तीसगढ़ में सो कॉल्ड बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लोग वहां के मुख्यमंत्री को घेरते रहे। लेकिन उसी राज्य में चुनावी प्रचार में राहुल गांधी अदानी पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब आपने निर्णय लेना है कि आप कौन सी सरकार चाहते हो। आपके पास, आपके सामने चुनाव है, आपने निर्णय लेना है। कमल का बटन दबाओगे, अदानी जी की सरकार बनेगी, खदान चली जाएगी, सही दाम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पोर्ट सब उठा के ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन के ले जाएंगे। या फिर कांग्रेस पार्टी का बटन दबाओ और जैसे ही आपने बटन दबाया
वैसे ही किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का काम शुरू हो जाएगा। तो सुन रहे थे आप अभी राहुल गांधी को। राहुल गांधी की चर्चा करेंगे हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा करेंगे और उस धमकी की चर्चा भी करेंगे जो हमारे गृह मंत्री जी दे रहे हैं। गृह मंत्री साहब को देश की सुरक्षा का जिम्मा उनके हवाले किया हुआ है, यानी जो गृह मंत्री होता है देश की सुरक्षा उसके हाथ में, और देश के सरहदों की रक्षा जो है रक्षा मंत्रालय का होता है। लेकिन खैर, गृह मंत्री जी ही अगर धमकाने लगे तो फिर तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल गांधी की धान कटाई के बाद सफलता की फसल काटने की तैयारी कांग्रेस को कर लेना चाहिए। क्या पांचों चुनावी राज्यों में कांग्रेस के सामने कमजोर पड़ चुकी है बीजेपी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब अमित शाह को भी हार का डर सताने लगा है? आइए इन सवालों से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल साहब जुड़े हुए हैं सीधे ग्वालियर से। अचल साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ उधर मुंबई से जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं। उधर छत्तीसगढ़ से 2 साथी जुड़े हुए हैं, प्रमोद अग्रवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद अग्रवाल जी, आपका स्वागत करता हूं। और डॉक्टर दीपक पाचपुर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप लोग चाहे रविवार हो या सोमवार हो, हर दिन हमारे साथ जुड़ते हैं और इस पॉलिटिकल चर्चा में, देश की गंभीर चर्चा में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, आपके पास आने से पहले एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। कल आप 15 लाख रुपए की बात कर रहे थे और आज आपकी बात राहुल गांधी ने सुन ली। राहुल गांधी इसी 15 लाख रुपए पे क्या कुछ उसी छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं, जरा उस वीडियो को दिखाकर आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि कल इसी चर्चा में हम लोग 15 लाख को लेके मैं कह रहा था छोड़ दीजिए स्वामी जी, कहां और कर्ज बढ़ाएंगे, लेकिन आज राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वो 15 लाख याद कर रहे हैं। राहुल गांधी 15 लाख को सुन लेते हैं जरा, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। मोदी जी ने आपसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, याद है आपको? याद है? काले धन मिटाने का वायदा किया था, याद है? वायदे पूरे किए? 15 लाख आया बैंक अकाउंट में? आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। 2-3 अरबपति है, उनके बैंक अकाउंट में 15 लाख करोड़ रुपए चला गया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, ना हिंदुस्तान की सरकार ने किया, ना छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया, मगर नरेंद्र मोदी ने स्वयं 14 लाख करोड़ रुपए 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3-5 अरबपतियों का माफ किया है। हमने भी आपसे वायदे किए थे, मैंने स्वयं वायदे किए। पिछले चुनाव में ऐसी मीटिंग में मैंने वायदा किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ होगा, मैंने किया था। मैंने यह भी कहा था कि जब हमारे किसान धान देंगे तो उनको 2,500 रुपए प्रति क्विंटल रेट मिलेगा, कहा था। मोदी जी ने आपसे झूठ बोला, मैंने आपसे सच बोला। सफाई आपके सामने है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। तो स्वामी जी, सुन रहे थे आप, 15 लाख रुपए से लेकर 14 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफी तक और किसानों के कर्ज को माफ करने का वायदा करने वाली कांग्रेस पार्टी अपने वादे पर कैसे खरी रही, ये सब वहां कह रहे हैं, खरी उतरी ये कह रहे हैं। जरा आपसे समझना चाहता हूं, इसीलिए 15 लाख की बात आपके सामने रख रहा था कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे और आज राहुल गांधी ने भी ये चर्चा छेड़ दी, क्योंकि वो भी न्यूज पॉइंट देखा करते हैं रात को जब समय मिलता है। तो जितनी मुझे खबर है उस हिसाब से कह रहा हूं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका टेक। देखिए राजीव जी, ये व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं, वाइस चांसलर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं,
जिस प्रकार से देश के अंदर भ्रांति फैलाते हैं उसका कुछ स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है। आज से कई साल पहले जब कांग्रेस सरकार ने 72,000 करोड़ किसानों के ऋण माफ किए थे, तो ये फर्जी अर्थशास्त्री ये कहते हैं 72,000 करोड़ ऋण माफ कर दिए, देखिए देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। आपने राजीव जी देखा, मेरे देश का अन्नदाता जो कि 1-1.5 लाख रुपए के ऋण का भुगतान न करने की वजह से या तो सल्फास खा के मर जाता है या पेड़ पे लटक जाता है। राजीव बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। मैं किसी को इस पे टिप्पणी अपने विवेक के अनुसार कर रहा हूं। आपने किसी बड़े पूंजीपतियों को जिसकी कंपनी दिवालिया हो गई, जिसकी कंपनी का बिल्कुल सिक इंडस्ट्रीज हो गई, जिसमें लाखों करोड़ों के ऋण माफ हुए, किसी को आत्महत्या करते हुए सुना क्या? आपने देखा कि एक सुभाष चंद्रा साहब हैं जिनका 5,500 करोड़ का ऋण, 5,500 करोड़ का ऋण 80% राइट ऑफ किया गया, जो राहुल गांधी ने आज बात कही और जो कल हम लोग बात कर रहे थे। देखिए, यह चीज देश की जनता को समझना बहुत आवश्यक है। 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे, करीब 52 लाख करोड़ का ऋण देश पर था। आज 155 लाख करोड़ का ऋण है। इसका मतलब यह है ऋण ले रहे हैं, अपने पूंजीपति मित्रों को बांट रहे हैं, उसको माफ कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने कहा 14 लाख करोड़। अब आप सोचिए, जो किसान हमारे देश के अन्नदाता 13 महीने दिल्ली के चारों तरफ परेशान रहे, अगर एमएसपी दे दी जाए, राजीव जी ध्यान से, अगर एमएसपी दे दी जाए, 2.5-3 लाख करोड़ का केवल खर्चा आता है, 2.5-3 लाख करोड़ का। और यह समझिए, अगर देश के 60% जनसंख्या की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो देश की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत होगी, क्योंकि इंडस्ट्री भी प्रॉस्पर करेगी अगर लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी। अगर किसान की आमदनी एमएसपी देकर 40-50% बढ़ जाए तो वो परचेज करेगा और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और देश की आर्थिक शक्ति भी मजबूत होगी। लेकिन जो ये मॉडल इस समय जो गुजरात मॉडल अपनाया जा रहा है, इसमें केवल कुछ पूंजीपतियों को और 1 लाख रुपए आपने किसी किसान के ट्रैक्टर पे लिए हुए ऋण को माफ करते सुना क्या? वन टाइम सेटलमेंट आपने सुना क्या? आरबीआई की कोई स्कीम सुना क्या? और आपको आश्चर्य होगा, इंडस्ट्रियल लोन्स में न केवल इंटरेस्ट, पैनल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को माफ किया जाता है, सिंपल इंटरेस्ट को भी टोटली राइट ऑफ किया जाता है और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग को भी 70% की एक्सटेंट तक माफ किया जाता है। तभी 7,000 करोड़ का ऋण 1,500 करोड़ में सेटल किया जाता है और 5,500 करोड़ का ऋण माफ होता है। देखिए, देश की जो आज राहुल गांधी ने कहा 10,000 रुपए महीना, लोगों अब फर्जी अर्थशास्त्री आके बताने लगेंगे, अरे 10,000 रुपए महीना मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? अरे देश की अर्थव्यवस्था तो ऐसे चलेगी जो बड़े बड़े पूंजीपति, और मैं क्योंकि यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट और यही मेरा सब्जेक्ट है, पर्सनल गारंटी इन्वोक करके जो कल आपसे बात हो रही थी, पनामा पेपर्स में किन किन के नाम हैं जो इनके चाटुचारिका तक वो करते हैं, जो इनके पक्ष में स्टेटमेंट देते हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग, पनामा पेपर्स में उनका नाम है। स्विस बैंक में ऐसे ऐसे लोगों का नाम है कि आज अगर मोदी जी उसको सामने ले आए, आधे लोग बिल्कुल देश के अंदर 10,000 रुपए महीना देना 5 साल तक संभव है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस जो गुजरात मॉडल की स्कीम है उसमें केवल अमीरों को फायदा देना है, गरीबों का। आज एक गुजरात के अंदर एक 7 परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या की, जो फर्नीचर बनाने वाला था, इसलिए कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई। हर चीज सेंट्रलाइज हो रही है, बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी जा रही है। मध्यम वर्ग के व्यापारी, छोटे उद्योग, ठेले वाले, रिक्शे वाले, 3 व्हीलर वाले, टैक्सी वाले, ये बिल्कुल कर्जों में डूबे हुए हैं, खाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है और सब कुछ बड़े बड़े गुजराती पूंजीपतियों को सोने की तस्करी में पेश करके दिया जा रहा है। देश के दुर्भाग्य के क्षण है। अगर हमारे देश को उन्नति करना है तो गरीबों के ऋण माफ होने चाहिए, उनके संपन्नता आनी चाहिए और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनसे वसूली होनी चाहिए और सारे बैंक उनकी पर्सनल गारंटी को इन्वोक करें और अगर नहीं पैसा मिलता है तो उनको जेल के अंदर भेजें। जी,
ये बहुत सारी बातें, और राहुल गांधी ने ऐसी ही कुछ बातों को आज के भाषण में, और जो अभी से थोड़ी देर पहले आप भाषण सुन रहे थे 15 लाख रुपए वाला, कि 15 लाख रुपए का वादा उन्होंने किया था, रोजगार का वादा उन्होंने किया था, मोदी जी के बारे में कह रहे थे। उन वादों को मोदी जी ने पूरा नहीं किया, लेकिन हम जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। और ये कहने का वहां मतलब था, मकसद था इस पूरे चुनाव में, कैसे चुनावी रण में राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के नेता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी रण से अपने आप को किनारे रखे हुए हैं। कल मिजोरम जाने वाले थे, लेकिन वो यात्रा भी उनकी रद्द हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ उधर क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में अमित शाह 3 दिनों से डेरा डाले हुए हैं, लेकिन वहां धमकी वाले अंदाज में अपनी बात कर रहे हैं। आना चाहता हूं मध्य प्रदेश, जरा राकेश अचल साहब से बेहतर और कौन बताएगा कि वहां क्या कुछ चल रहा है, और आखिर धमकी वाले अंदाज में देश के गृह मंत्री को अपना बयान क्यों देना पड़ रहा है। सुबह से कल कुछ अखबारों ने छापा, आज सुबह सुबह, और उसके बाद से बिल्कुल बवाल मचा हुआ है। आपसे बेहतर और कौन बताएगा कि आखिर क्या कुछ चल रहा है और क्यों इस अंदाज में, और क्यों वहां भी मध्य प्रदेश से भी कटे कटे अलग अलग मोदी जी नजर आ रहे हैं। क्या भांप गई है बीजेपी कि यहां कुछ गड़बड़ है? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव शुरू होने के 6 महीने पहले से ही माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह की जोड़ी ने मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था। और वो कोशिश उनकी ये थी कि जो सत्ता प्रतिष्ठान विरोधी लहर मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में बनी है, पार्टी के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद जो असंतोष उभरा है, उस सबको वो 6 महीने में दुरुस्त कर लेंगे। और उन्होंने कोशिश भी की, लगातार दौरे किए, 1 दर्जन से ज्यादा दौरे किए, व्यक्तिगत दौरे भी किए, संगठनात्मक दौरे भी किए और आधिकारिक दौरे भी किए। और आप देखेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री भी लगातार हर 15वें दिन मध्य प्रदेश आते जाते रहे। बावजूद इसके जब चुनावों की घोषणा हो गई तो मध्य प्रदेश में स्थितियां नियंत्रण में भारतीय जनता पार्टी के आई नहीं। पार्टी के बाहर तो असंतोष जनता में था ही, पार्टी के अंदर जो असंतोष था वो भी नियंत्रण के बाहर हो गया। ऐसी स्थिति में माननीय हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उनके हाथों के तोते उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उनकी जो भाषा है, उन्होंने जो धमकी देने की बात अधिकारियों की है, मैं खुद हतप्रभ हूं कि एक गृह मंत्री, देश का गृह मंत्री, जिस प्रदेश से कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल आते थे, उसी प्रदेश से हमारे माननीय नए पटेल साहब हैं, और वो इस ढंग से अगर अधिकारियों से बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कल्पना करना ही बेईमानी हो जाएगी। लेकिन मुझे भरोसा है, देखिए मैं पिछले 8-10 चुनाव मध्य प्रदेश के विधानसभा के देख चुका हूं, और ये पहली बार हो रहा है कि आप नौकरशाही को सीधे धमका रहे हैं। नौकरशाही इस मामले में बहुत ही, हमारे हिंदुस्तान की नौकरशाही एक अंग्रेजी संस्करण से निकली हुई नौकरशाही है, और उसका तमाम कायांतरण भी पिछले 75 साल में हुआ है। और अब वो ये समझने लगी है कि हवा का रुख क्या है। नौकरशाही हवा का रुख देखकर काम करती है, इस तरह की धमकियों से डरती नहीं है। और मध्य प्रदेश में हवा का रुख एक बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, सतह पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पिछले 2018 के चुनाव के मुकाबले मुझे काफी अच्छी स्थिति में दिख रही है, और इसकी कांग्रेस की लगातार मजबूत होती हुई स्थिति से घबरा कर ही हमारे माननीय गृह मंत्री के अंदर की घबराहट बढ़ रही है। और वो इसको हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं कि सन्नपात की स्थिति में आ गए हैं। और सन्नपात की स्थिति में जब कोई व्यक्ति हो, नेता हो, व्यवस्था हो आ जाए तो वो आए बाएं बकने लगती है। और हंसी आती है जब हमारे गृह मंत्री जी अधिकारियों अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि देखिए, कमल का जो ख्याल ना रखे उस अधिकारी को छोड़ना नहीं है। तो अधिकारी तो मध्य प्रदेश छोड़ के जाएंगे नहीं। उन्होंने तमाम सरकारें बनते बिगड़ते देखी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को और उनके जो प्रत्याशी बेचारे मैदान में खून पसीना एक कर रहे हैं, उसका खमियाजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नौकरशाही थोड़ा बहुत अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता भी होगा तो इस धमकी के बाद से उसका मन भी खिन्न हो गया होगा नौकरशाहों का। और ये नौकरशाह अब मेरे ख्याल से बहुत ही निष्ठा से मध्य प्रदेश में चुनाव कराएंगे, और मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का तो सबको साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन राजस्थान से, तेलंगाना से बिल्कुल अलग आएंगे, और ऐसे आएंगे कि जिसे आप सचमुच अप्रत्याशित कहेंगे राजीव भाई।
जी, अचल साहब अगर बात कह रहे हैं तो ये 100% सही हो सकता है दोस्तों, इसलिए क्योंकि धरातल पे वो हैं और पूरे मध्य प्रदेश को पर पैनी निगाह है, बहुत नजदीक से देख रहे हैं, एक लंबा अनुभव भी रहा है। खुद बता रहे हैं कि 5-7 से ज्यादा चुनावों को देख चुके हैं, मध्य प्रदेश के चुनावों को खासकर। उस हिसाब से भी, उस अंदाज से भी आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। और राजस्थान और तेलंगाना और छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों से अलग रिजल्ट आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का। और सबसे बड़ी बात कि अभी एक सर्वे आया है, उस सर्वे में भी, और वो सर्वे किसने करवाया है? वो हमने और आपने नहीं करवाया, वो उस मीडिया हाउस ने करवाया है, जो मीडिया हाउस लगातार, उसके लिए भी ये अच्छा रहता है कि हमेशा मोदी जी बने रहें, भाजपा की सरकार बनी रहे, उसके फायदे के लिए। लेकिन वो अगर कांग्रेस की सरकार बनवा रही है और छोटे मोटे अंतर से नहीं बल्कि 146 सीट अगर दे रही है, 132 से 146 सीट दे रही है कांग्रेस को, तो राहुल गांधी जो 150 सीटों की बात कर रहे हैं वो कहां गलत कह रहे हैं? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन उससे इतर जरा आना चाहता हूं, एक बार फिर से राहुल गांधी का नाम ले रहा हूं, अभी अचल साहब भी राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ का नाम ले रहे थे। जरा आना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। राहुल गांधी की 2 दिन से यात्रा, दो सभाएं कल और 2 सभाएं आज, क्या कुछ खबरें हैं, क्या कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है और कितनी हलचल है राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ के इस दौरे पर? छत्तीसगढ़ में हलचल तो बहुत है, लेकिन राहुल गांधी का दौरा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि विश्व कप चल रहा है और सारी सभाएं उसी समय हो रही हैं जब मैचेस चालू रहते हैं। उसके बावजूद उनकी सभाओं में भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है। पिछले बार से लगभग 1.5 गुना 2 गुना भीड़ आ रही है उन्हीं मैदानों पर, जिन मैदानों पर उन्होंने पिछली बार सभाएं ली। अभी आज उन्होंने आपने जो दिखाया उसके अलावा भी 2 घोषणाएं उन्होंने और करी हैं। अब वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने ये भी कहा है कि आप दिल्ली में भी हमारी सरकार बनाएंगे। अगर आप दिल्ली में हमारी सरकार बनाते हैं तो हम छत्तीसगढ़ को ऐसे उपहार देंगे जो आपने कभी सोचे नहीं। उन्होंने कहा कि हम 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाएंगे छत्तीसगढ़। उन्होंने ये भी कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य में हर जिले में फूड प्रोसेसिंग इकाइयां भी बनाई जाएं, ताकि जो यहाँ की जो वनोपज है आदिवासियों की, उसका दाम उनको अच्छे से मिल सके और उस वनोपज का उपयोग विदेश भेजे जाने लायक किया जा सके। सबसे बड़ी बात उनके दौरे से एक बात और देख रहा हूं कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी संख्या उनकी सभाओं में आ रही है। उस महिला की जिसके घर में पैसा आ रहा है, उन्होंने हर उस बात को रिस्पॉन्ड किया जिसमें राहुल जी ने पैसे की बात करी। आज मैं गया भी था, एक सभा मैंने देखी भी है। आज राजनांदगांव का मैंने दौरा भी किया है। राजनांदगांव पर भी मैंने काफी लोगों से मुलाकात करी और बात करी, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर रमन सिंह शायद मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, क्योंकि इस बार उनके सामने पहली बार एक तो ओबीसी कैंडिडेट खड़ा है जिसका पोलराइजेशन छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा हो गया है। आज भी छत्तीसगढ़ में जो 51 अनारक्षित सीट है उसमें 40 पर किसी न किसी पार्टी से ओबीसी कैंडिडेट खड़ा है। इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टियां मान रही हैं कि ओबीसी का वोट एकजुट हो रहा है और एकजुट होकर मिल सकता है। गिरीश देवंगन माइनिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष हैं, उनके बारे में एक धारणा सुनी मैंने आज पहली बार राजनांदगांव में कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर रमन सिंह इसलिए जीत जाते थे कि कांग्रेस बिक जाती थी। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि गिरीश देवंगन के पक्ष में कांग्रेस को कोई बिकने नहीं दे रहा। लोग निष्ठा से काम कर रहे हैं और जितना पैसा रमन सिंह लगा सकते हैं उतना पैसा कांग्रेस लगाने की स्थिति में है। इसलिए जी बहुत मुकाबला तगड़ा हो गया है और हो सकता है कि मार्जिन बहुत थोड़ा सा रह जाए अगर किसी के पक्ष में भी आए। अगर ऐसा होता है तो आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में जो जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी जी लगातार उठा रहे हैं उसका साफ असर आपको नजर आएगा। और 51 जो अनारक्षित सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, उसमें ज्यादातर जगहों पर ओबीसी के उम्मीदवार चुनकर विधानसभा में पहुंच जाएंगे। अभी भी जो निवृत्त हो रही है विधानसभा उसमें 25 विधायक ओबीसी के हैं,
लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये चुनाव इसी तरह चलता रहा तो इस बार लगभग 35 विधायक ओबीसी के विधानसभा पहुंच जाएंगे। राजीव जी बिल्कुल, ओबीसी जाति आधारित जनगणना की बात खासकर राहुल गांधी हर मंच से कर रहे हैं। और अब आपको बता दूं कि अमित शाह साहब को तेलंगाना में जाकर जो बीजेपी अभी तक कमल की सरकार बनाने की बात करती थी, अब वहां कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे। आप समझ सकते कितना बड़ा परिवर्तन है। कह रहे हैं अमित शाह जी, तेलंगाना में अभी 2 दिन पहले थे, कह रहे थे वहां उनकी बात ही यहां रख रहा हूं, कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे और ये लोग, और क्यों अब थोड़ा जस्टिफिकेशन तो चाहिए। वो कह रहे हैं कि देखिए अगर बीआरएस की सरकार आएगी तो केसीआर अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उधर सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि किसी तरह उनका बेटा राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारी सरकार अगर आती है तो हम ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे। लीजिए भाई धनंजय जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। धनंजय जी, इस राजनीति को कैसे देखा जाए? इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन गेंद फेंक रहे हैं राहुल गांधी और चौके छक्के लगाने के चक्कर में, जैसे अभी इंग्लैंड की टीम 42 रन पे 4 विकेट हो चुका है, वैसे ही चक्कर में यहां आप समझ लीजिए कि क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर। इंग्लैंड की बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, जरा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। भारत की स्थिति बहुत खराब थी आज सुबह सुबह, 30-31 रन पे भारत के 3 विकेट गिर गए थे और उसके बाद 229 रन भारत बनाने में सफल रही भारत की टीम। और इस वक्त इंग्लैंड की टीम खेल रही है और 42 रन पर इंग्लैंड के 4 विकेट गिर चुके हैं। अपडेट कर रहा हूं, बीच बीच में इसे करते रहूंगा, लेकिन जुड़े रहिए, यहां उधर मत जाइएगा, यहां जुड़े रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। वहां से आपको खींच के लाने के लिए ये बातें यहां रख रहा हूं। चलिए आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास, कैसे देखते हैं ये जो हिट विकेट कोई हो जा रहा है तो कोई कैच आउट हो जा रहा है, कोई एलबीडब्ल्यू हो जा रहा है, प्ले डाउन हो जाए, कोई सीधे क्लीन बोल्ड हो रहा है, और सारे बॉल जो फेंके जा रहे हैं वो राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। धनंजय जी, भविष्य में कितनी देर रहेंगे आप, कितनी देर सपने देखेंगे आप? फिर भूख लग जाएगी तो क्या करेंगे, सपने देखेंगे या रोटी ढूंढेंगे? तो जो है 10 साल से ये सपने दिखा रहा है मोदी जी, और जो सपने दिखाए वो कितने सपने हुए? अब बतलाइए कि जो मंदिर बन रहा है 22 तारीख को, जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उसमें वो कैसे बेचारे वो जो 80, 81, 90 करोड़ जिनको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, क्या वो उनको मंदिर भी भेजेंगे? एक हमें तो लगता है कि देश से जो है हर जगह से ट्रेन चलाई जानी चाहिए कि वो 80 करोड़ जो लोग हैं वो राम लला के दर्शन भी कर सकें और सरकार उनको फ्री भेजे वहां भाई। लेकिन फ्री भेजने से क्या होगा? हमने कहीं नहीं देखा जो आम आदमी है कि मंदिर गया या मस्जिद गया, वहां से 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपया लेकर के आया। वो अपने घर से रुपए लेके जाता है, वहां पे दान करता है मंदिर जाकर के या मस्जिद जा करके, वहां चादर चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। तो पैसा जो खर्च करेगा वो कहाँ से आएगा? मोदी जी के भाषण सुनने से तो आएगा नहीं, वो धान के खेत से आएगा, वो स्कूल में पढ़ने से आएगा। और वो जब पैसे आएंगे तब उसको जो है स्वास्थ्य जब उसका अच्छा रहेगा तो मंदिर चल के भी चला जाएगा। हम लोग के यहाँ रिवाज है कि पैदल चल के जाते हैं। मुंबई से भी हम देखते हैं, नासिक से आगे है वो शिरडी के साईं बाबा शिरडी में, तो बहुत लोग पालकी लेके जाते हैं और पैदल जाते हैं। तो कैसे जाएंगे पैदल? पेट में अनाज होगा, जेब में पैसे होंगे तब न जाएगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तब न जाएगा। तो स्वास्थ्य ठीक करने का काम, पैसे कमाने का काम, आप जो है पैदल चल सकें, सड़क पर सुरक्षा हो आपके लिए, इसका काम सब राहुल गांधी कर रहे हैं। तो जाहिर है उस तरफ जाएंगे। अब राइट टू हेल्थ जो मिला है राजस्थान में, क्या उसको छोटी मोटी बात मानते हैं आप? क्या देश में कहीं है राइट टू हेल्थ कि किसी भी आदमी को अगर 25 लाख तक का जो खर्च होगा, 25 लाख एक बड़ा अमाउंट होता है। मैं गया था कराने के लिए मेडिक्लेम, 10 लाख का मेडिक्लेम, मुझे बोला 55,000 रुपये में साल का देना पड़ेगा आपको, तब आपके परिवार का होगा 10 लाख का। हमने कहा रहने दो यार। अब वो बोल रहे हैं कि भाई सबका स्वास्थ्य जो है उसका ध्यान हम रखेंगे, ये दीजिए बीमा। तो आयुष्मान बीमा तो हमने देखा नहीं, आयुष्मान कार्ड कहाँ था, लोगों ने बताया कि इलाज हो नहीं पा रहा है, लेकिन वहां इलाज हो रहा है। तो स्वास्थ्य की बात है। छत्तीसगढ़ में वादा किया था कि कर्जा माफ करेंगे और धान खरीदेंगे।
अब बताइए, आज की तारीख में राम की बात कर रहे हैं एक तरफ लोग, दूसरी तरफ धान की बात कर रहे हैं। हमने पढ़ा था बचपन में देहाती दुनिया, एक जो है किताब है शिवपूजन सहाय जी की, बिहार की, बड़े चर्चित वहाँ के लेखक रहे, कहानीकार रहे। उनकी एक कहानी, उनके देहाती दुनिया हम लोग को पढ़ना था राजीव भाई, 9वीं या 8वीं क्लास या 10वीं क्लास में, मुझे अभी याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है, 83 में मैंने 10th पास कर लिया था। तो उसमें था कि राम जी की चिरई राम जी के खेत, खाले चिरई भर भर पेट। तो राम जी के खेत में राम जी की चिरई को खाना मिल रहा था, राम जी के मंदिर के मुंडेर पे नहीं मिल रहा था खाना। तो कहावतों में भी खेत जरूरी है। इन्होंने खेत को गायब कर दिया, बोला किसान तुम मरो चाहो जियो। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू आपने भी तो लगाया था, क्या कहा उन्होंने कि किसान मर गए, 750 किसान मर गए, मोदी जी बोले हमारे लिए मरे क्या? अब बतलाइए, देश का प्रधानमंत्री जो 60%, 70% अभी भी लोग किसान। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा है या खेतों पे आश्रित है, उनके बारे में ये कह रहे हैं। तो अडानी जी के भरोसे जिएगा खेत, क्या देश? तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो लोग समझ रहे हैं, और धमकी पमकी से कोई डरता नहीं है इस देश में, क्योंकि गोली तो सबको लगती है, पिटाई होगी तो दर्द तो सबका होगा। अभी अभी उत्तर प्रदेश में लगातार देखिए खबरें आ रही हैं, कहीं दलित को टांग दिया, कहीं किसी को टांग दिया, और पुलिस को फोन करते हैं वो कि लो हमने टांग लिया है, निकाल लो। अभी देखिए आप ट्विटर पे चल रहा है, एक वीडियो चल रहा है जिसमें एक दलित लड़के को, दलित आदमी को टांग दिया गया। ऐसी कितनी घटनाएं हो रही। तो आप जो है ये जो राम के एक कौन आचार्य हैं वो क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मणों में भी वो बता रहे हैं कि ये कुलीन ब्राह्मण है, ये दलित ब्राह्मण है। बताइए, ऐसी ऐसी बात करने वाले लोगों के साथ मोदी जी रहते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। हालांकि मैं धर्म पर नहीं बोलूंगा, आचार्य ऊपर बैठे हुए हैं हमारे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। तो लेकिन मैं कहूं कि धर्म से मुझे शिकायत सिर्फ इतनी है जो मोदी जी करते हैं कि वो धर्म तो मैं नहीं मानता हूं। मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मंदिर जाने से पेट भरेगा नहीं, लंगर में कितने दिन खाएंगे? फाइनली आपका स्वाभिमान जागेगा और आप काम खोजेंगे। अभी देखिए एक और चर्चा कर दूं, सामाजिक न्याय की बात आपने कही है। सामाजिक न्याय का एक जलसा राहुल गांधी लेके चल रहे हैं, दूसरा जलसा लेके चल रहे हैं वहां नीतीश कुमार। आप देखिए नीतीश कुमार ने अभी फिर से नौकरी की वैकेंसी निकाल दी है टीचर की, 1,10,000। उस बार निकाली थी 1,70,000। हालांकि 40,000 सीट खाली रह गई थी, उसको भी भरा जाएगा तो 70,000 प्लस 40,000। और उस समय यूपी और दूसरे प्रदेशों के 14,000 बेरोजगारों को रोजगार मिला बिहार में। ये अपने आप में एक बहुत बड़े ऐतिहासिक खबर है कि बिहार में रोजगार मिल रहा। बताइए, बिहार से लोग बाहर जाते थे रोजगार ढूंढने के लिए, और उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के लोग आ रहे हैं रोजगार पाने के लिए बिहार। तो ये बदलाव की बयार है। और इंडिया जो है उसमें राहुल गांधी जो महत्वपूर्ण धुरी है, क्योंकि अगर राहुल गांधी की छवि नहीं बदलती, राहुल गांधी पदयात्रा 3500 किलोमीटर की नहीं करते, राहुल गांधी ने जो वादा किया है उनके मुख्यमंत्री वादे नहीं निभाते, तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। और बड़ा सुखद है जब राहुल गांधी को हम धान के खेत में देखते हैं, धान काट रहे हैं। मुझे अपना समय याद आ गया राजीव जी, मेरे खेत याद आ गए। ये देखिए जो है, मैंने भी धान काटे हैं, मेरा भी खेत है। मेरे बॉम्बे से जा करके 2010, 11, 12 मैंने खेती की बिहार जा करके वापस। हमारे पिताजी तो किसान थे, पिता, दादा, परदादा सब किसान ही थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई खेत में देख करके कि देखो एक प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री अभी नहीं है, होंगे शायद, लेकिन एक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है या प्रधानमंत्री किसी को बना देगा, वो धान के खेत में धान काट रहा है। और एक बना हुआ प्रधानमंत्री है जो कहता था मैं चाय बेच करके आया हूँ, वहां जाता है केदारनाथ, बद्रीनाथ और एकांत में गुफा में जो है ध्यान लगाता है। अरे भाई, ये देश जो है भूखों का देश है, यहाँ अनाज चाहिए, यहाँ किसानों को सम्मान दीजिए। तो राहुल गांधी ने, मुझे लगता है कि राजनीति को बदल दिया है और धर्म के पिच से खींच करके वो वापस सामाजिक न्याय, रोजगार, स्वास्थ्य के पिच पे लाके खड़ा कर दिया है। और बस्तर में जो बदलाव आया है राजीव जी, हालांकि छत्तीसगढ़ के 2 साथी हैं, वो जबरदस्त बदलाव है। मैं इस तरह से देखता हूं, मैं भी अपने लिए कार्यक्रम कर रहा हूं तो मैं लगातार बात कर रहा हूं कि बस्तर में जो पहले होता था कि वोट देने जाते थे लोग तो 10-10 किलोमीटर दूर जो है बूथ बनाया जाता था, अभी हर गांव में बूथ बना हुआ है। बताइए, ये परिवर्तन नहीं तो क्या है? जी राजीव जी।
बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि ये परिवर्तन नहीं है तो क्या है। उधर राहुल गांधी कभी खेती किसानी करते हैं, कभी धान की रुपाई करते हैं, तो कभी धान की कटाई करते हैं। जिन साथियों ने आज की वो तस्वीर नहीं देखी है, जरा मैं अपने प्रोडक्शन टीम को कहूंगा कि धान की कटाई वाली तस्वीर जरूर बीच बीच में ले आइए। जरा जो साथी उधर क्रिकेट मैच में जिनका ध्यान है वो जरा इधर धान की कटाई यानी कि धरातल पे क्या कुछ चल रहा है उस पर भी अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और अभी जो बात कह रहे थे शिवपूजन सहाय की कविता वाली बात यहां पर धनंजय कुमार जी बहुत कहानी वाली, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कहां धान लेंगे या कहां से आपको अगर भूखे हैं तो भोजन कहां मिलना है आपको? खेत से, जहां फसल कटेगी, पहले फसल रोपेंगे, बोएंगे, उसके बाद रोपेंगे, काटेंगे, जो भी कीजिए, लेकिन वहीं से यानी कि खेत खलिहान, किसान, यही भारत है। और इस भारत को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी इसी भारत की बात कर रहे हैं। और वहीं पर छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा कहलाता है, उसी छत्तीसगढ़ में आज राहुल गांधी फिर से मोहब्बत की दुकान की बात भी कर रहे थे। जरा उस विजुअल को, उस बाइट को राहुल गांधी के, और आना चाहता हूं, एक बार छत्तीसगढ़ फिर से आऊंगा, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की एक और बाइट है, उसको सुनाना चाहता हूं कि उसमें कैसे वो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान, इस बात को वो भूले नहीं हैं। और ये क्यों आज की तारीख में चुनाव के वक्त मोहब्बत की दुकान सजाने की क्यों जरूरत है, जरा सुनिए। बीजेपी क्या करती है? आती है, नफरत फैलाती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देती है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। तो सुन रहे थे आप, और ये छत्तीसगढ़ में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हुई थी, आप सबको याद होगा। उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, यहां ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ होना जाना नहीं है, कोई फायदा नहीं होने वाला। इस बात को छत्तीसगढ़ से दो साथी हमारे जुड़े हुए हैं, दोनों बताएंगे, और साथ साथ राकेश अचल साहब भी बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। चाहे मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण यहां करने में बीजेपी सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, राहुल गांधी का ये 2 दिवसीय दौरा, 4 अलग अलग मंचों से उनका भाषण, और मजेदार तथ्य कि चारों मंचों से उनके भाषण अलग अलग ही थे। कुछ चीजें रिपीट हुई, लेकिन बहुत कुछ यहां अलग अलग, शानदार भाषण। लेकिन कितनी हलचल है, वही सवाल आपके सामने भी लेकर आ रहा हूं कि क्या कुछ, कितना मजबूत कर पाए राहुल गांधी इन 2 दिनों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को? राजू जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो भाषण है राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बातें जो कही, उसमें एक तो जो 7,000 से लेकर जो 10,000 का जो इन्होंने बढ़ाया है लोगों को देने का न्याय योजना के अंतर्गत, तो ये जो हुआ है, ये कवर्धा की जो पब्लिक मीटिंग है उसमें कहा। और कवर्धा वही जगह है जहां पर सबसे ज्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की बात की थी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की ओर से। वहां पर जो मोहम्मद अकबर जो है वो एक मंत्री हैं, और उनके नाम पर ही अभी कुछ दिनों पहले हेमंता विश्व शर्मा बोल के गए कि एक अकबर को आप हटाओगे तो एक अकबर आएगा तो वो अपने साथ 100 अकबर लेके आएगा, वगैरह वगैरह। और उसको लेके जो है कांग्रेस ने जो है निर्वाचन आयोग के सामने कंप्लेंट भी की है। तो कवर्धा एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, इस मायने में भी है। इसे कभी हमारे पुराने जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह साहब, वो भी यहीं के हैं और यहाँ से भी वो चुनाव लड़ा करते थे। तो इस जगह पर राहुल गांधी का ये कहना, लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण को मैं कहीं ज्यादा आगे जाके देखता हूँ। केवल ये नहीं कि उन्होंने जो किसानों को देने के लिए 7,000 से 10,000 कर दिया, या एमएसपी बढ़ाने की बात हुई है, या कर्ज माफी की बात हुई है। इन सबसे बड़ी बात कि अब सामाजिक न्याय से भी एक कदम आगे बढ़कर राहुल गांधी जो है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत में फिर से स्थापित कर रहे हैं। एक तरह से देखिए, ये बात जो है जिसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, वो पहले बड़ा एक आदर्श वाक्य माना जाता था हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, लेकिन पिछले कुछ समय से उसको बड़ा बदनाम किया गया था। कहा जाता था कि आप किसी को पैसा देते हैं मतलब आप रेवड़ियां बांट रहे हैं, वगैरह वगैरह जो है।
तो इस तरीके से उस कल्याणकारी राज्य की अवधारणा फिर से भारत में स्थापित हो रही है। अब तो ये भी हो गया है कि खुद भारतीय जनता पार्टी को कई जगह जो है वो सो कॉल्ड या कथित रेवड़ियां जो है बांटने की नौबत आ गई है। उनको पता चल गया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों का सशक्तिकरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की जो चारों सभाएं हुई हैं, इसने उसी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया है और ये विशेष रूप से इसलिए बहुत कारगर साबित होने जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से 2 या 3 ही अपने पुराने ही मुद्दों पर लड़ रही है। पहली न्यूज बार बार कहती है कि उसमें जो भी आता है भारतीय जनता पार्टी का, जो भी चाहे स्टार प्रचारक हो चाहे जो भी प्रचारक हो, वो आके यहाँ एक ही बात कहेगा कि भूपेश बघेल ने सारे समय केवल भ्रष्टाचार किया है। ठीक है, भ्रष्टाचार किया है, आप अभी तक जितने 100, 150, 200 छापे मार चुके हैं, आपके पास अभी है सरकार कुछ समय, तो आप और कुछ छापे यहाँ पे डलवा लीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर, IT के अधिकारियों को भेज दीजिए वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरा जो है सांप्रदायिकता फैलाने की जो कोशिश है जगह जगह, वहां के जितने भी लोग आ रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। तो इस तरीके के जो खास तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं वो आकर यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन सही बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काट नहीं है कि भूपेश बघेल के कार्यक्रमों के बारे में कुछ बोल सके। 15 साल तक रमन सिंह यहाँ रहे, 15 साल के उन 15 सालों का उल्लेख जो है वो नहीं हो रहा है। रमन सिंह को खुद चाहिए कि कम से कम उन्होंने इतने साल जो राज किया है और अभी भी वो एक कद्दावर नेता है, तो अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये तो कहें कि भाई 15 साल जो मैंने यहाँ पे शासन किया है, मैंने अगर कुछ अच्छी बातें की हैं, अच्छे काम किए हैं, तो उसको आप जनता के सामने लाते क्यों नहीं। तो मूल रूप से यह है कि वो जान चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वक्ता यहाँ आते हैं, भाषण दे रहे हैं, सभाएं ले रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि इन 5 सालों में भूपेश बघेल ने जो किया है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी काट जो है पुराने कामों का उल्लेख करके नहीं हो सकती। लेकिन असली बात यह है कि आपके पास आज के समय में कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि जो लोगों को प्रभावित कर सके। ये सबसे बड़ी चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या की बात है। रही बात, एक ही बात करूंगा कि जहां पर अमित शाह जो वहां धमका रहे थे अधिकारियों को, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में यह परंपरा बहुत पहले से शुरू हो गई है। वो तो केवल धमका रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक तो बकायदे अधिकारियों को क्रिकेट की बैट से पिटाई तक कर चुके हैं। तो कैसे ना प्रेरणा मिले उस पार्टी के एक बड़े नेता को कि भाई जब मेरा एक विधायक जो है वो पीट सकता है अधिकारियों को, तो मैं कम से कम धमका तो सकता ही हूँ। और दूसरी बात, अंतिम बात, कि वो तेलंगाना में जो जाके ओबीसी की बात कर रहे हैं कि ओबीसी मुख्यमंत्री देंगे, तो ओबीसी का मुख्यमंत्री आप तब दीजिए जब पहले आप जातिगत जनगणना तो करा लीजिए, तब तो पता चले कि ओबीसी के मुख्यमंत्री का हक है या नहीं वहां पर मुख्यमंत्री बनने का। कि आप किसी को भी केवल कहने के लिए ओबीसी का कर देंगे तो इससे कुछ होना नहीं है। अंतिम बात कर दो एक और कि मोदी जी, हम बार बार सवाल कर रहे हैं कि मोदी जी हैं कहां, मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं। आप 5 के 5 राज्यों को एक एक करके गिन लीजिए, एक एक करके, तो आपको लगेगा कि मोदी जी यहाँ कैसे जा सकते हैं। मिजोरम जाएंगे तो मणिपुर का प्रभाव है, मणिपुर के बारे में उनसे बात होगी। अगर वो जाते हैं तेलंगाना जाते हैं तो वहां पर पूरा, अभी पिछले एक सभा में उन्होंने जिस तरीके से जो बात कही थी कि भाई वहां पे जो केसीआर जो है वो मुझसे एनडीए के साथ हाथ मिलाना चाहते थे, तो वहां पर जाके जवाब देने के काबिल अब वो रह नहीं गए। मध्य प्रदेश में भी वही हाल है। उसके बाद आप राजस्थान की स्थिति देखिए और छत्तीसगढ़ में तो हालत यह है कि छत्तीसगढ़ में काफी मुश्किल है। लेकिन ऐसा, चलिए हम उम्मीद करें, प्रधानमंत्री है, चुनाव से दूर रहना उनको ठीक नहीं है, वो आए बताएं वो क्या करना चाहते हैं। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ तो भावी प्लान बनाएंगे, चाहे 10 साल 15 साल 20 साल के बाद क्या करना चाहते हैं ये पता चले। राजीव जी 10 साल 20 साल आप भी प्रधानमंत्री जी की तरह और बीजेपी की तरह 10 वर्षीय और 15 वर्षीय योजना की तरफ चले गए, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी आज अभी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 लाख का वादा तो उन्होंने किया था, उनसे पूछिए, लेकिन हमने जो वादे किए उसे पूरा करके हमने दिखाया है और आने वाले समय में आप कांग्रेस की सरकार बनाइए तो हम उन वादों को और जो वादे आज कर रहे हैं उसे भी पूरा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब कुछ कहते हैं और करके दिखाते हैं तो आपका सिर ऊंचा हो जाता है और आप बहुत गर्व भी महसूस करते हैं और साथ साथ आप अधिकार के साथ कुछ मांग सकते हैं, खासकर वोट, जब वोट मांगने जाते हैं वोटर्स के बीच। तो अमलिंदु उपाध्याय जी, जरा आपसे भी समझो, जो कुछ उधर जरा अमित शाह जी क्यों इतने परेशान दिखाई दे रहे हैं? अमित शाह साहब क्यों धमकाने वाले अंदाज में मध्य प्रदेश में? अब क्या मध्य प्रदेश, जैसे कि अचल साहब कह भी रहे थे, मध्य प्रदेश में क्या कुछ बचा है कि अब आप धमका करके जीत सकते हैं? मध्य प्रदेश में क्या कुछ अभी बचा है कि आप
पिछली दफा जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने तोड़ लिया, वैसे किसी और को तोड़ के सरकार गिरा सकते हैं या सरकार अपनी बनवा सकते हैं। क्या कुछ आपको दिखाई देता है? मध्य प्रदेश ही नहीं, ओवरऑल अमित शाह और दूसरी तरफ मोदी जी को हम देख ही रहे हैं। देखिए राजीव जी, अमित शाह जी असल में जो कर रहे हैं वो एक हारे हुए योद्धा की निशानी है। अमित शाह जी अच्छे योद्धा हैं और आखिरी दम तक लड़ते हैं, मोदी जी की तरह मैदान नहीं छोड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मोदी जी से बेहतर योद्धा अमित शाह जी हैं, लेकिन अमित शाह जी भी अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार स्वीकार कर चुके हैं। ये साफ तौर पर झलक रहा है जिस तरीके से वो धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि धमकियां जो है कोई योद्धा उसी समय देता है जब वो पीछे हटता जाता है और फिर धमकी देता जाता है, ये खबरदार जो आगे बढ़े, खबरदार जो आगे बढ़े। तो अमित शाह जी जो है वो खबरदार जो आगे बढ़े, खबरदार जो आगे बढ़े, उस अंदाज में जो है वो धमकियां देते फिर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पीछे अब खाई है और अमित शाह जी पीछे चलते जा रहे हैं और धमकी देते जा रहे हैं, ये खबरदार जो आगे बढ़े। तो अब जो दूसरा अगर आगे बढ़ गया तो अमित शाह जी फिर कहाँ जाएंगे? तो अमित शाह जी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होने जा रही है। मुझको ऐसा लगता है, अमित शाह जी को क्या लगता है मुझे पता नहीं, क्या नहीं लगता है, मुझको ऐसा लगता है कि उनके हाव भाव देख के, उनकी बातें देख करके और जनता से सूचनाएं मेरे पास आ रही है उनको देख के मुझे लगता है कि अमित शाह जी बहुत घबराए हुए हैं। वो साफ देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होने जा रही है। वरना अधिकारियों को कोई धमकी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं कि किसी को भी जज लोया बनने का खतरा हो सकता है। अब ऐसा कोई अधिकारी जो जानबूझ के तो सामने नहीं आएगा आपकी खिलाफत करने के लिए। भैया आप केंद्र में बैठे हुए सर्वशक्तिमान हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी सरकार है, उसके आप गृह मंत्री हैं, तो आपकी खिलाफत करने के लिए कौन आएगा? आपकी मुखालफत करने के लिए तो कोई नहीं आएगा, मुखालफत करने के लिए आपके अधिकारी तो लेकिन उसके बाद भी अगर अमित शाह जी कुछ धमकियां दे रहे हैं तो ये कहना चाहते हैं अधिकारियों को कि भाई कोई भी इंतजाम करो और भारतीय जनता पार्टी को शर्मनाक हार से बचाओ। मुझे लगता है कि ये संदेश वो देना चाहते हैं। बाकी उनकी मर्जी है, वो कुछ भी कहें, वो उनका मसला है। और अपने कार्य को भी धमकी दे रहे हैं एक तरीके से देखा जाए, यानी कि कार्यकर्ता भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये चीज साफ होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी को हाँक रहे हैं, राजीव जी मैं हाँक रहे शब्द ही कहूंगा, उससे मुझे लगता है कि जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है उसके अंदर भी काफी ज्यादा रोष है। और जिस तरीके से मनमुटाव की खबरें भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह की खबरें आ रही हैं, वो साफ जाहिर करती हैं कि मोदी जी का आभामंडल जो है वो कमजोर पड़ चुका है और हिमाचल प्रदेश जैसी स्थितियां जो हैं वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रही हैं। तो इन्हीं परिस्थितियों में चलते मुझे लगता है कि अमित शाह जी इस तरीके की बातें कर रहे हैं और ये सारी चीजें जो है वो दोनों राज्यों में देखी जा सकती हैं। और उधर राजस्थान में तो और ज्यादा मजेदार बात है, अब वहां वसुंधरा राजे उनके साथ है कि नहीं ये पता ही नहीं चल रहा है। दिक्कत ये, अब साथ है तो मुसीबत और साथ नहीं है तो मुसीबत है। वहां मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? कोई नहीं है मुख्यमंत्री का चेहरा। कमल है मुख्यमंत्री का चेहरा वहां, मोदी जी भी अब नहीं है वहां मुख्यमंत्री का चेहरा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मोदी जी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकार कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। वरना अगर भारतीय जनता पार्टी ये जीत की भी संभावना होती तो फिर चेहरा मोदी जी होते, कमल नहीं होता। तब तो चेहरा कमल है वहां सब जगह, अब मोदी जी कहीं चेहरा नहीं है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। मुझे लगता है कि ये स्वीकारोक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से कर ली है। बाकी अब चुनाव आएगा, जनता के हाथ में किसे जिताती है किसको हराती है, हम लोग तो वो भी विश्लेषण कर सकते हैं। सामने चीजें देख रहे हैं और इन चीजों को देखते हुए आगे क्या स्थितियां हो सकती हैं उसको देख करके विश्लेषण करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। तीन कैरेक्टर यहां सामने हैं, तीन राजनेता सामने हैं। एक राजनेता प्रधानमंत्री खुद हैं और देश के सबसे बड़े प्रचारक, उनके दम पर बीजेपी ये दावा करती आई कि विश्वगुरु वो बन चुके हैं और हिंदुस्तान जो है वो शुमार हो चुका है उन देशों में जहां लोग जाना चाहते हैं, जहां की नागरिकता लेना चाहते हैं। दूसरा जो है वो है अमित शाह, जिनके बारे में अभी अमलेंदु उपाध्याय जी बहुत सारी बात बता रहे थे। और तीसरे राजनेता राहुल गांधी हैं। जरा इन तीनों राजनेताओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए भी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को चुनाव से बाहर रख रहे हैं। अमित शाह जी हैं वो अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं भाषण देने के लिए, उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है, लेकिन वो किसी भी हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। कभी उनको चाणक्य कहा जाता था, कैसे चाणक्य बन गए मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन लोग यही कहते थे, इसलिए ये भी रख रहा हूं। तीसरा जो है राहुल गांधी, जिनको लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। अब राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते हुए दोनों नेता और खासकर अमित
शाह क्यों दिखाई दे रहे हैं? बीजेपी चलते चलते क्यों दिख रही है कि जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं उस पे बयान देना आपको जरूरी है? चाहे मोहब्बत की दुकान वाली बात हो, उसमें भी आप याद कीजिए कि बीजेपी ने पलटवार किया था। राहुल गांधी अडानी की बात करते हैं तो राहुल गांधी के ऊपर क्या कुछ होता है, कितना किया जाता है, यह हम सबने देखा है। तो ये जरा जो तीनों कैरेक्टर्स हैं राजनीति के, इस पर अब आज की तारीख में कौन आगे कौन पीछे है, और इन 5 राज्यों से मोदी जी ने अपने आप को पीछे क्यों रखा है, और क्या अमित शाह बीजेपी की नैया को पार लगा पाएंगे? क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, जैसे आपने अच्छा व्यक्त की, तीनों व्यक्तित्वों का चरित्र का निरूपण और उसका विश्लेषण मैं करता हूं। देखिए मोदी जी एक बहुत निर्भीक नेता हैं, वो अपने लिए चिंतित नहीं है, वो चिंतित हैं गौतम अडानी के लिए। देखिए गौतम अडानी जिस प्रकार से घिरते जा रहे हैं, आज मैंने वो साक्षात्कार देखा जो महुआ मोइत्रा ने दिया, और महुआ मोइत्रा ने जिस प्रकार से कहा, देखिए एक कहा गया बीजेपी निशिकांत दुबे की तरफ से, ये धर्म युद्ध है जो महुआ मोइत्रा पे इन्होंने आक्रमण किया था। महुआ मोइत्रा ने, जानते हैं राजीव जी क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ ये धर्म युद्ध है, और ये द्रौपदी के चीर पर हाथ लगा के जो कौरव पक्ष ने कोशिश की है, अब महाभारत होगा 2024 में कौरव पक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। महुआ मोइत्रा ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि अडानी जी ने अपने दूत 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, नाम नहीं लिए उन्होंने कहा 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने मेरे से संपर्क साधा था और कहा था कि गौतम अडानी आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनसे मिलिए और इस चीज को यहीं सेटल कर दीजिए, मोदी जी के बारे में बात मत कीजिए। तो देखिए ये तो प्रश्न है कि आज की तारीख में मोदी जी परेशान, अपने से ज्यादा परेशान इस बात पे हैं जो उन्होंने पैसा पार्क किया हुआ है, जो उन्होंने जीएसटी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया था, और जिस प्रकार से देश की गरीब जनता को लाइन पे लगा दिया था, वो सारा पैसा गौतम अडानी की कंपनी में लगा हुआ है, और गौतम अडानी बहुत ज्यादा परेशानी में। अब आते हैं अमित शाह। अमित शाह जी की परेशानी क्या है? देखिए जो परिवारवाद पे बात करते हैं, अमित शाह परिवारवाद पे बात करते हैं। मेरे हिसाब से परिवारवाद का अगर सबसे बड़ा हिंदुस्तान का उदाहरण कोई है तो वो जय शाह है। मैं देश के युवाओं के कम से कम 50% युवा, मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं जय शाह जी की, लेकिन मैं ये मानता हूं कि देश के 50% युवा जय शाह से ज्यादा योग्य हैं। और जय शाह अगर बीसीसीआई के जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं और नियमों में संशोधन करके एक्सटेंशन उनको दिया गया है, तो इससे बड़ा परिवारवाद का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। अमित शाह परेशान इसलिए है कि जिन मुसलमानों को वो गाली देते रहते हैं, उनके बेटे जय शाह ने दुबई के अंदर साढ़े कितने करोड़ रुपए की एक कोठी खरीदी है, जो अंबानी साहब के बगल की कोठी है, और दुबई, ये सूत्र बताते हैं, खरीदी गई है। देखिए राहुल गांधी के प्रति आज लोगों की सद्भावना क्यों बढ़ रही है राजीव जी? देखिए देश अब 9 साल से इतना ज्यादा नफरत की पीड़ा से परेशान हो चुका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो देश को प्यार करने वाला हिंदुस्तानी है वो मोहब्बत का फाहा चाहता है। वो चाहता है कि इस देश में शीतल जल से छिड़काव किया जाए, और जो जहर बिछाया गया है, जो डायनामाइट की लैंडमाइंस लगाई गई हैं, इसको डिफ्यूज किया जाए। और आज की तारीख में राहुल गांधी देश के हर वर्गों को, जो ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, और देखिएगा जब 3 दिसंबर को हम लोग विश्लेषण करेंगे राजीव जी, सबसे बड़ा परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है आदिवासियों, दलितों के बीच में। और इतना बड़ा परिवर्तन है कि अगर पिछली बार 55% वोट बीजेपी को, आदिवासियों, दलितों को मिले थे, इस बार 70% वोट कांग्रेस को मिलने वाले हैं। और ये जो सुपड़ा साफ होगा, इसमें सबसे बड़ा योगदान आदिवासियों, दलितों का और ओबीसी का होगा। बीजेपी के पैर इसलिए उखड़ रहे हैं, अमित शाह इसलिए बौखला रहे हैं कि मोदी जी तो अपने घर में बैठ गए हैं और अमित शाह को उन्होंने युद्ध क्षेत्र में रवाना कर दिया है, जबकि पता है कि हार निश्चित है और जनता जीतेगी, मोहब्बत जीतेगी और नफरत हारेगी। इस देश को प्यार का जो जरूरत है वो राहुल गांधी बिखेर रहे हैं, इसलिए देश की जनता उनके साथ जुड़ रही है।
जी स्वामी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश अचल साहब आपके पास। जरा अचल साहब, राहुल गांधी की एक तस्वीर हम लोग लगातार देख रहे हैं। ये आज सुबह की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ में धान की कटाई कर रहे हैं। और 3 महीने पहले हमने देखा था कि राहुल गांधी वहां धान रोप रहे थे, लेकिन वो राज्य हरियाणा, ये जो तस्वीर है हरियाणा की, धान रोपते हुए राहुल गांधी बरसात के समय, और अभी जैसे ही दिवाली आने वाली है उससे पहले हम देख रहे हैं कि धान की कटाई कर रहे हैं उधर छत्तीसगढ़ में। ये जो राजनीति है या ये जो काम है इसको राहुल गांधी का, और ये किस दिशा में राजनीति को मोड़ते हुए ये काम दिखाई देता है, जरा आपसे समझना चाहता हूं। और यहां कहीं ना कहीं मोदी जी जैसे स्टार प्रचारक खुद को कहने वाली बीजेपी, वो मोदी जी क्यों बैकफुट पे आते हुए या पांव पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं? 2 कैरेक्टर, और बार बार ये कहा जाता रहा, आप भी सुनते रहे होंगे, हमारे तमाम दर्शक साथी भी समझते होंगे कि लोगों को, और खासकर बीजेपी के लोग कहते थे कि बस कोई काम नहीं, राहुल गांधी को मोदी जी के सामने खड़े कर दो, बीजेपी जीत जाती है। आप भी सुने होंगे कि अगर राहुल बनाम मोदी हो जाए तो बीजेपी जीत जाती है। लेकिन वही राहुल बनाम मोदी में अब मोदी जी खुद को पीछे क्यों खींच रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। और चाहता हूं आप विश्लेषक साथी जो हमारे साथ हैं सब इस पर अपने विचार रखिए, जरा आपसे भी समझूं, क्योंकि अभी चुनाव है, मोदी जी पीछे हैं और राहुल गांधी धान की खेत कटाई कर रहे हैं। अच्छा देखिए राजीव जी, हिंदुस्तान में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं आपने सबने देखे हैं, वो उनका और जनता का जुड़ाव बहुत सीधा रहा है। उसके बीच में कहीं कोई मध्यस्थ नहीं रहा है। चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी रहे हों, और तो और मैं कहता हूँ जो छोटे कम अवधि के लिए देवगौड़ा जी बने या आई के गुजराल बने, ऐसे प्रधानमंत्रियों का भी जनता से सीधा संबंध था। इसलिए जनता उन्हें पसंद करती थी, और माननीय मोदी जी को भी जनता ने इसीलिए पसंद किया था कि 2014 में जब वो आए थे तो वो ये कहकर आए थे कि वो एक बहुत साधारण परिवार से चाय बेचते हुए और राजनीति में लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें शीर्ष पद तक पहुंच रहे हैं। लोगों को अच्छा लगा था। लेकिन 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री हमारे जिस तरह से जनता से दूर होते गए, लगातार दूर होते गए, उनका संवाद केवल दूरदर्शन और आकाशवाणी से होने लगा, तब से जनता को लगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भाई जो जनता के बीच आने में डरता है, या जब उसे पांव पखारने होते हैं तो उसके वातानुकूलित ऑफिस में या कैंप में जाके मजदूरों को, सफाई कर्मियों को बुलाया जाता है। किसानों से बात करनी होती है तो जो किसान दिल्ली में बैठ करके पूरे साल धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, उनसे बात न करके वो गुजरात के कच्छ बॉर्डर सीमा पर जाकर एक तंबू में आयातित किसानों से बात करता है। जनता से जो कटाव हुआ है पिछले 10 साल में, उसका खमियाजा अब पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। इस बीच में राहुल गांधी ने अपने आप को अपग्रेड किया। उन्होंने जो कांग्रेस की परंपराएं रही और जो इस देश की परंपराएं रही जनता से सीधा संवाद कायम करने की, उन पर काम किया। पैदल चले, कई राज्यों में गए, और आज भी वो खेत में उतरते हैं। मैं कहता हूं, अब ये कहने के लिए मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज की राजनीति अभिनय की राजनीति है। माननीय प्रधानमंत्री इस समय हमारे देश के सबसे बड़े अभिनेता है, चाहे वो पोशाक में हो, चाहे वो चाल चलन में हो, चाहे नारेबाजी में हो। लेकिन अगर उसी प्रतिस्पर्धा को भी मान लें तो राहुल गांधी का अभिनय ज्यादा प्रामाणिक दिखाई देता है। वे खेतों में कीचड़ में खड़े दिखाई दे रहे हैं, फसलें काटते दिखाई दे रहे हैं, मजदूरों से, किसानों से संवाद करते दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अपने मन की बात करने के लिए किसी तीसरे माध्यम की जरूरत नहीं है। तो ये जो डायरेक्ट कनेक्शन है, ये हिंदुस्तान का चरित्र है, और ये चरित्र शायद ये नब्ज राहुल गांधी ने पकड़ ली है और उस पर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करूं, मैं लौटकर मध्य प्रदेश के बार बार आना चाहता हूं। यहाँ पर हाल में ही भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नारा था नारी शक्ति वंदन कानून। ये राम मंदिर और धारा 370 वगैरह पीछे हो गई थी, 3 तलाक, नारी शक्ति वंदन कानून। लेकिन आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ही नारी अवमानना का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार स्थापित करने वाली उमा भारती को पूरी चुनाव अभियान से बाहर कर दिया गया। उन्हें उस प्रचारकों की सूची में नहीं रखा गया, और अंततोगत्वा बेचारी को हिमाचल में जाकर के मौन साधना करनी पड़ रही है। तो ये सब चीजें अब भारतीय जनता पार्टी के गले उल्टी पड़ रही हैं।
पहले शिवराज सिंह के पीछे पड़े, शिवराज सिंह को वापस लाना पड़ा, उनके समर्थकों को टिकट देने पड़े, अब उमा भारती का इन्होंने पत्ता काट दिया। तो जनता ये देख रही है, और जनता ये भी देख रही है कि जिन सामंतों को लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपने अपने तरह से लड़ती रही थी, उन सामंतों को आप अपना दामाद बना रहे हैं। उनके महल के लोगों को जिनका आपने टिकट काट दिया था, उनके एवज में उनके रिश्तेदारों को टिकट दे रहे हैं। तो ये दोहरा परिवारवाद एक तरफ और आपका नारी शक्ति वंदना का नारा एक तरफ, ये सब ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान के गले पड़ रही हैं। और राहुल गांधी बैठे बिठाए, उन्हें इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो तो सीधे आके संवाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी मैंने देखा है कि राहुल हों, प्रियंका हों, इनके चेहरे में, इनके भाषणों में कोई उत्तेजना नहीं है, सहज संवाद है। इन्हें ताली बजाना, पीटना नहीं, खाली डब्बे के इशारे नहीं करने पड़ते। ये इन्होंने कभी देश को भाजपा से रहित देश बनाने का नारा नहीं दिया है। तो ये जब आप सब परिदृश्य जनता के सामने आता है तो जनता निश्चित तौर पर उसी तरफ जाएगी जो प्रेम का रास्ता है, जो कबीर का रास्ता है, ढाई आखिर वाला रास्ता है। नफरत के रास्ते पर जाकर के, चाहे वो चुनाव का मौका हो, चाहे दूसरा कोई अवसर हो, कोई जाना पसंद नहीं करेगा। और मध्य प्रदेश में तो मुझे लगता है कि निर्णय हो चुका है, अब औपचारिकताएं हैं, और इस औपचारिकता में जो 15-20 दिन हमारे पास बचे हैं, इनमें हम रोज नए नए तमाशे देखेंगे। जनता से तो बात कम होगी, अब तो केवल बने रहिए। परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। मीडिया के माध्यम से लोगों को लुभाने की बात ज्यादा होगी। राजू जी बिल्कुल, मीडिया पर भी आज आप मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, मीडिया पर भी राहुल गांधी ने आज खुलकर हमला बोला, या हमला बोला वर्ड हो सकता है सही ना कहूं, लेकिन हाँ एक समझाइश देना जो कहते हैं कि हाँ भाई आप अपना काम ईमानदारी के साथ कीजिए और आप हमें तो दिखाते नहीं हैं। प्रमोद अग्रवाल जी और बेहतर बताएंगे, हालांकि कोशिश करूंगा कि वो बाइट अगर हो जाए तो आपके पास हम पेश भी करें। राहुल गांधी बहुत शानदार तरीके से मीडिया पर निशाना साधते हुए और बताते हुए कि आप मोदी जी को दिखाओगे लेकिन कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखाओगे। प्रमोद अग्रवाल जी, शायद उस सभा में आप भी रहे होंगे जो बात ये कह रहे थे राहुल गांधी राजनांदगांव में, और कह रहे थे कि जरा मीडिया के भाइयों जरा बगल में बैठ जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या कुछ था, जरा बताइए। मीडिया कवरेज करने आए पत्रकारों से तो उन्होंने सहानुभूति ही दिखाई थी। हाँ, तंज जरूर किया कि ये बेचारे क्या करें, इन्हें तो उन मीडिया हाउसेस के मालिक की सुननी पड़ती है जिनको पैसे मिल रहे हैं मोदी सरकार से और अडानी। मजे की बात यह थी कि उस बात को किसी ने फिल्मांकन उसका नहीं किया, उसका कवरेज किसी ने दिखाया नहीं, लेकिन उस घटना, उनके बोलने के बाद से जितने भी मीडिया हाउसेस के मीडिया कर्मी थे वहां, वो बड़े मुस्कुराते हुए सारों ने अपना मैदान छोड़ दिया और जनता और राहुल जी के बीच में जो उनकी पार्टी के बीच में जो खड़े हुए थे वो सारे हट गए। उन्होंने इस बात का तंज जरूर किया था कि आप हमको इसलिए नहीं दिखाते हैं क्योंकि हम आपके पास पैसा नहीं दे सकते। उन्होंने इसके बाद ये भी कहा था कि जितना सरकार अडानी को पैसा देगी उतना मैं जनता को। चलिए प्रमोद अग्रवाल जी, आपको रोक रहा हूं, जरा राहुल गांधी के उस बाइट को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और इस बीच एक जानकारी ये भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल और आज की तारीख में एक्स हैंडल से ट्वीट किया है कि वो कल गुजरात में रहेंगे। गुजरात जा रहे हैं, मिजोरम नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल गुजरात जा रहे हैं, मिजोरम नहीं जा रहे हैं। ये जानकारी आपको दे रहा हूं और हम चर्चा कर रहे हैं। और ये बात आप याद रखिए कि गुजरात में चुनाव नहीं है, अभी चुनाव मिजोरम में है, चुनाव मध्य प्रदेश में है, चुनाव छत्तीसगढ़ में है, चुनाव राजस्थान में है और चुनाव तेलंगाना में है। प्रधानमंत्री जी गुजरात अपने गृहनगर जा रहे हैं। और आप साथी जो लगातार आप लोगों में से कई लोग जो बार बार कहते हैं, और गुजरात के बगल में मुंबई से हमारे साथी जुड़े हुए हैं धनंजय जी भी बार बार कहते हैं कि आखिर एक दिन जाना तो गृह राज्य ही है, तो अभी से तैयारी उधर की भी कर लें। आप लोग कहते हैं, आप लोगों की बातें दोहरा रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया को क्या नसीहत दी है, जरा सुन लीजिए। भैया आप मीडिया वाले थोड़े नीचे बैठ जाइए। धन्यवाद।
यहां पे ये सामने खड़े हो जाते हैं और फिर टीवी पे हमारी मीटिंग कभी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ मोदी जी की दिखाएंगे। खैर इनकी गलती नहीं है, ये तो सिर्फ कैमरा चलाते हैं, छोटे रिपोर्टर हैं। इनके मालिक हैं वो मोदी जी से फायदा लेते हैं, इसीलिए वो मोदी जी का चेहरा 24 घंटा टीवी पे चलाते हैं। अच्छा, आपने अपने आप से कभी पूछा है कि टीवी पे 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिखाई देते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता टीवी पे कभी नहीं दिखते? आपने कभी पूछा अपने आप से ये होता क्यों है? मैं आपको बताऊं, क्योंकि टीवी के मालिक किसान नहीं है, मजदूर नहीं है। अगर टीवी वाले मालिक किसान और मजदूर होते तो 24 घंटा कांग्रेस पार्टी के लोगों के चेहरे उस पर दिखते। मगर टीवी के मालिक अदानी जी हैं, पूरा का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी जी अदानी जी को देते हैं, तो टीवी वाले इसलिए हमारी मीटिंग नहीं दिखाते। तो प्रमोद अग्रवाल जी, टीवी के मालिक, टीवी वाले जो हैं वो अदानी हैं, किसान मजदूर का टेलीविजन चैनल नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। अगर ऐसा होता, किसानों मजदूरों की बात होती, कांग्रेस पार्टी की बात होती। उस सभा में, राहुल गांधी की इस जनसभा में आप भी गए हुए थे, मौजूद थे, और चूंकि आप कह रहे थे, अपनी बात आप आगे बढ़ाइए। और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहां चल रही है, और कैसे मीडिया से लेकर मीडिया पे तंज कसने के साथ साथ राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि इस देश का जो मीडिया है वो किस दिशा में जा चुका है। राहुल गांधी ये भी बता रहे हैं कि पूरा का पूरा व्यापार जो है वो कुछ लोगों के हाथ में जा चुका है, और कैसे आम जनता वंचित है अपने ही जो उनको चाहिए उससे, यानी कि अपने अधिकारों से जनता कैसे वंचित रह रही है। और उसको बहुत आराम से, सहज भाव से यहां राहुल गांधी रख रहे हैं। प्रमोद अग्रवाल जी, आपने अभी मोदी जी का जिक्र किया कि वो गुजरात जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो, आपने कहा कि वो रणछोड़ रहे हैं, तो रणछोड़ तो गुजरात में ही है। भगवान रणछोड़ तो गुजरात में ही रहते हैं, वो शायद उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके स्टार प्रचारक के लिए मीडिया फिर से स्टार मुद्दा तैयार करने की कोशिश कर रहा है केरल के बहाने। केरल में एक दुर्घटना हुई है चर्च में, जो 250 चर्च नष्ट किए गए मणिपुर में, उसकी मीडिया ने कोई चर्चा नहीं करी। वो उस चर्च की आज चर्चा कर रहा है जिस पर एक ब्लास्ट हुआ है, और उसमें यह बताने की कोशिश की जा रही है कि ब्लास्ट हमास के जरिए कराया गया। तो शायद उनके लिए एक प्लॉट तैयार किया जा रहा है कि ये 5 राज्यों में मोदी जी जाएं तो कम से कम इस बात का उल्लेख वो कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जांच जब आगे बढ़ेगी केरल वाली, तो वायनाड की उस घटना की पुष्टि करेगी जो राहुल गांधी के दफ्तर में हुई, और पता चला था कि करवाया किसने रही। और एक बात और कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी के बारे में भी कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा मध्य प्रदेश में, वो उनका मूल चरित्र दर्शाता है। आदमी किसी भी पद पर पहुंच जाए, अपना जो मूल चरित्र होता है वो नहीं छोड़ पाता है। तो जिस चरित्र को बिलोंग करते हुए अमित शाह जी गृह मंत्रालय तक पहुंचे हैं, वो चरित्र यही है कि लोगों को धमकाओ, चमकाओ, इस स्थिति तक पहुंचाओ कि आपको तड़ी पार हो जाना पड़े। इसलिए वो अंतिमता वहीं उसी स्थिति पर आ जाते हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई है कि मीडिया हाउसेस ने उसको छापा। अगर ये छपा है तो मैं मानता हूं कि पत्रकार युक्त रिश्ता होता है, उसको दिखता है कि आने वाले समय में क्या हो रहा है। और मध्य प्रदेश जहां पर सबसे बड़े मीडिया हाउस पर बीजेपी ने ताला लगाने की कोशिश करी थी, इनकम टैक्स का छापा डलवाया था, उस प्रदेश में अगर कोई मीडिया हाउस इस बात को लिख रहा है तो निश्चित रूप से इस बात की उद्घोषणा कर रहा है कि युद्ध खत्म हो चुका है, परिणाम आ चुका है। अचल जी कह रहे थे हम सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 20 दिन बाद क्या होगा। वह बात एकदम स्पष्ट रूप से दिख रही है कि मैदान साफ हो चुका है
और उस मैदान में फिर सांप्रदायिकता बोने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह, ताकि कोई ऐसा हवा खड़ा किया जा सके ताकि उनका चुनाव में फिर से पुनर्प्रवेश हो। और अंतिम बात कर रहा हूं कवर्धा की, जहां पर गया था मैं, वो कवर्धा हमारे यहाँ कबीर धाम कहलाता है। ये माना जाता है कि कबीर दास जी के वंशज हमारे कबीर धाम में रहते थे, और उस कबीर धाम में आज से 5000 साल पहले जो कबीर ने कहा था कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, ये बात शब्दशः भारतीय जनता पार्टी पर लागू हो रही है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि 5-0 जहां जहां होने जा रहा है वहां सभी जगह। राजीव जी, सभी जगह ये बात लागू होती है। बहुत शानदार दोहा आपने कबीरदास जी का यहाँ पेश किया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न दिखिया कोई, जो दिल खोज ढूंढा आपना, मुझसा बुरा न कोई। आना चाहता हूं धनंजय कुमार जी आपके पास। मोदी जी आखिर गुजरात बार बार क्यों जा रहे हैं धनंजय जी? चुनाव तो इधर है और वो आपके करीब क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए, जब मैं बंबई आया था, मैं छोटी उम्र में मुंबई आया था, तो जब मुझे यहाँ परेशान होता था तो मुझे घर याद आता था। मैं रोता भी कई बार था, चिट्ठी लिखता था पिताजी को, चूंकि यहाँ से बंबई से गांव जाना आसान काम नहीं होता था। और मैं अपनी मर्जी से आया था, पिताजी से पैसे लेकर के आया था। मेरे पास पैसे उस समय थे नहीं कि मैं टिकट कटाऊं और चला जाऊं, हालांकि उसमें टिकट का दाम कम था, फिर भी नहीं थे पैसे। तो जब आदमी घबराता है तो उसको माँ याद आती है, घबराता है तो घर याद आता है, घबराता है तो गांव याद आता है। क्योंकि कहते हैं कि मिट्टी जो है ना, अपनी मिट्टी जहाँ वो जन्म लिया है, जहाँ बड़ा हुआ है, जहाँ खेला कूदा है, वो बड़ा बल देता है। तो मोदी जी गए होंगे, और ये कोई इसको हम बुरे तौर पे नहीं लेते, अच्छा लेते हैं कि चलो शक्ति बटोरने गए हैं, शक्ति क्षीण हो जाती है, कल जा रहे हैं। हाँ, जो भी है, जब जाए। उनको मिजोरम जाना था, लेकिन अब वो उधर जा रहे हैं, बहुत बिजी हैं, उन्होंने बता दिया कि व्यस्त हैं, इसलिए मिजोरम नहीं जा रहे हैं। लेकिन मिजोरम जाके क्या करेंगे, किसके लिए प्रचार करेंगे? कौन है मिजोरम में? मिजोरम में जो एक था मुख्यमंत्री, वो तो कह दिया कि हम आपके साथ बैठेंगे नहीं। तो बेइज्जती की बात है। प्रधानमंत्री की ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है? कहाँ तो दुनिया भर के लोग जो उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, गले लगना चाहते हैं, और वो ये छोटे से प्रदेश मिजोरम का मुख्यमंत्री कह रहा मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा। ये इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है किसी प्रधानमंत्री? तो इसलिए वो है कि वो जानते हैं कि जो मणिपुर में हुआ उसमें आरोपित हैं। आप कितना भी कहो नहीं है। और केरल की जो घटना का जो जिक्र कर रहे थे प्रमोद भाई, अब वो कहाँ से जुड़ता है मुझे नहीं पता। एनआई की टीम गई है, वो जाकर के ढूंढेगी, और क्या क्या ढूंढ के लाती है वो अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन जो स्थिति है पूरे 5 राज्यों की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो मिजोरम छोड़ दीजिए, तेलंगाना छोड़ दीजिए, वहां तो बेचारे पहले से नहीं थे, भले कहे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, लेकिन मिजोरम में नहीं है। आप तेलंगाना में देख लीजिए, एक विधायक थे, उसको निकाल दिया था उन्होंने कि अरे तुम तो गलत बयान दे रहे हो, और कतर ने जो है आपत्ति की थी। अब उसके बाद देखिए 10 महीने के बाद वो वापस बुला लाए। क्यों बुला लाए? उसके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि क्षमा याचना कर ली, पश्चाताप किया, कहीं किसी गुफा में जाकर के 2-4 महीने तपस्या की, फिर आकर के वही बात बोला वो जो पहले बोल रहा था। तो उसको क्यों लाना पड़ा? क्योंकि उनको लगता है कि हमको उपस्थिति जतानी है, बनानी है। और दक्षिण भारत से समझिए लगभग गायब हो गए हैं। अब बात आती है उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में देखिए, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो अपने मुख्यमंत्रियों को आगे करते हैं और उनके मुख्यमंत्री बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोदी जी हैं जिनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, चाहे वसुंधरा हो या शिवराज सिंह चौहान हो। दोनों को जिताऊ मुख्यमंत्री माना जाता है। इतने साल से वहां पे है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन आज भी सबसे बड़े नेता वही है। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? पर्चा बांटा वो कि जो है आपका समर्थन मोदी को। खड़गे साहब ने सही कहा कि भैया मुख्यमंत्री भी आप बनोगे क्या? तो जैसा कि कहा, अमलेंदु भाई बड़ा रूपक में कहते हैं और बड़ा व्यंग करते हैं, कहीं पे मारते हैं कहीं दर्द होता है। उन्होंने कहा कमल, वो तो चेहरा है नहीं, कमल चेहरा है। तो वो चले जाते हैं कमलनाथ जी के पास और कमल को छोड़ देते हैं। खैर, तो ये बात तो उनकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हताशा वाली स्थिति है। और उसकी वजह ये है कि जिस बॉल को लेकर के, जिस लाठी को पकड़ करके, जिस शक्ति के साथ वो आए थे, जिस शक्ति पुंज के साथ आए थे कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम भारत को कांग्रेस मुक्त करेंगे, उसमें जो कोई सफल नहीं हो पाया।
न वो कांग्रेस मुक्त कर पाए भारत को, न वो भ्रष्टाचार मुक्त कर पाए भारत को। अब बताइए, हमारे महाराष्ट्र में अभी कल ही की घटना है, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की लोकल बीजेपी ने पोस्ट लगाया, मैं फिर आऊंगा, उनका जो है ट्वीट था या उनका जो डायलॉग था वो लगाया, उसको फिर मिटा देना पड़ा, डिलीट करना पड़ा फडणवीस जी को। और क्यों करना पड़ा? क्योंकि शिंदे साहब को आपत्ति होगी। और अब बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को के पास बैठ नहीं सकते, आप उनसे सवाल ओढ़ते हो, आप उनको मुख्यमंत्री बनाते हो, आप उनको वित्त मंत्री बनाते हो, आप उनको पहरेदार बनाते हो, तो सब तो आप ही करते हो। तो जनता जो है, ठीक है आप 24 घंटा टीवी पे दिखाइए, अब जनता भी वो टीवी नहीं देख रही। राहुल गांधी जी को बताया जाना चाहिए कि आप परेशान मत होइए, जनता भी वो टीवी नहीं देखती है, तो आप उस टीवी पर जाकर के क्या करेंगे? उससे ज्यादा तो टीवी लाइव देख रहे हैं लोग, टीवी लाइव पे ज्यादा देख रहे हैं, तो राहुल गांधी जी टीवी लाइव देखें। तो मैं कहूंगा कि अब हवा बदल गई है, समा बदल गया है, रात दिन सब बदल रहे हैं। और मुझे लगता है ये जो है, जो वहाँ पे उनकी मध्य प्रदेश में सभा होती है अमित शाह जी की, वहाँ भीड़ नहीं आती है, बिहार में सभा होती है भीड़ नहीं आती है, महाराष्ट्र में सभा होती है भीड़ नहीं आती है। भीड़ नहीं आने का मतलब क्या है? कि आपको लोग नहीं देखना चाहते। तो ये अलार्म है, मोदी जी को अलर्ट हो जाना चाहिए। और मुझे लगता है घर इसलिए भी जा रहे हैं कि सब झोला जमा करेंगे ना, जब रिटायरमेंट होता है मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे। और फिर एक और बात होती है कि जब नई पीढ़ी तैयार हो जाए तो पुरानी पीढ़ी को विदा लेना पड़ता है। वानप्रस्थ आश्रम में जाइए, अब स्वामी जी तो यंग है इसलिए उनको कुछ नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में तो मोदी जी को जाना पड़ेगा, उन्होंने ही तय किया है। तो मार्गदर्शक मंडल में जाने की तैयारी कर रहे हैं वो, इसलिए झोला और सब डंडा और सब चीज साफ करने जा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल, ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है कि आखिर मोदी जी चुनावी राज्यों में क्यों नहीं जा रहे हैं। और कल जो अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया है कि कल वो गुजरात में रहेंगे, जबकि वो कल मिजोरम जाने वाले थे। और बताया गया पहले कि मिजोरम की उनकी सभा इसलिए कैंसिल की गई, उनकी यात्रा इसलिए कैंसिल की गई क्योंकि मोदी जी व्यस्त हैं। अब समझ में आ रहा है कि मोदी जी गुजरात में व्यस्त हैं, उनको गुजरात में कोई काम है, प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे काम होते हैं प्रधानमंत्रियों को, और इसलिए वो गुजरात जा रहे हैं। लेकिन गुजरात से बहुत सारे कनेक्शन हैं मोदी जी के, इसलिए यहां सवाल उठते हैं। वो बिहार नहीं जा रहे हैं, नहीं वो केरल जा रहे हैं, जहां का जिक्र भी अभी आ रहा था। केरल में आज क्या कुछ हुआ उसके बारे में चर्चा हम लोग पहले थोड़ी सी कर चुके हैं। तो इसलिए भी जरा क्लोजिंग कमेंट के लिए, एक छोटा सा कमेंट के लिए आना चाहता हूं अचल साहब आपके पास। अचल साहब, अगर पूरा देखा जाए, मध्य प्रदेश को आप देख ही रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ और खासकर तेलंगाना खासकर, अब आज से 6 महीने पहले तेलंगाना की स्थिति कुछ और थी। लोग कहते थे कि बीजेपी और बीआरएस के बीच में वहां पर फाइट है, लेकिन अब बीआरएस और कांग्रेस की बात आ रही है। कितना सही है ये जो खबर, कितनी सही है, इसमें कितना दम है, और क्या वहां भी कांग्रेस ने अपना दम दिखा दिया है? अचल साहब, देखिए, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की स्थितियां साफ हैं, लेकिन तेलंगाना में जो परिदृश्य बदला है तेजी से, वो हैरान करने वाला है। तेलंगाना में भाजपा पहले भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मोदी जी पिछले 1 साल से लगातार कोशिश कर रहे थे कि तेलंगाना में उन्हें पांव रखने की जगह मिल जाए। लेकिन जैसा अभी जिक्र किया कि पुराने साथियों को भी लेकर वापस आए, इसके बाद भी कोई गुंजाइश बनी नहीं। और आज आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस और सत्ता दल के बीच में है। तो ये आप देखें कि इधर आप पूर्व से उखड़ चुके हैं, इधर आप दक्षिण से उखड़ चुके हैं। अब उखड़ने की बारी देश का जो हृदय स्थल है मध्य प्रदेश और लगे हुए हिस्सों से है। और लड़ाई जहां भी होगी, आमने सामने की लड़ाई होगी, उसमें जो तीसरी पार्टियां जो भी हैं, छोटे मोटे दल हैं, छोटी मोटी समितियां हैं, इनका कोई स्थान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है भविष्य में। इसकी राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। विचारधाराओं की अब लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई सीधी मुद्दों की है, जनता को दिए गए वचनों की है, जनता को दी जाने वाली गारंटी है। अब राजनीति का और दाताओं का रिश्ता उपभोक्ता जैसा हो गया है, उपभोक्ता और उत्पादक का हो गया है। जब गारंटियां आप दे रहे हैं तो जो बेहतर गारंटी दे रहा है और उन गारंटियों पर खरा उतर रहा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में किसान मामले में हुआ, हमारे 15 महीने की सरकार में कमलनाथ, राजस्थान का आपने जिक्र किया, राजस्थान में तो कमाल ही किया। जो स्वास्थ्य की गारंटी है, ऐसी गारंटी तो मुझे विदेशों में भी देखने को नहीं मिलती है।
मैं वहां जाता हूँ, वहां भी इतनी बड़ी रकम का बीमा स्वास्थ्य का कहीं दिखाई नहीं देता है। तो आप मान के चलिए कि परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। लड़ाई जोरदार होने वाली है और रोचक भी होने वाली है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई जोरदार होने वाली है और रोचक भी होने वाली है। ये आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।